आर्यन खान ड्रग मामले में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब इस मामले की जांच में एनआईए की एंट्री हो सकती है। सूत्रों का कहना है कि इस मामले के तार इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। इस हाई प्रोफाइल केस में एक बड़ी साजिश और देश पर संभावित खतरे को देखते हुए एनआईए को जांच सौंपे जाने की पूरी संभावना है। एक वजह यह भी है कि इस मामले की जांच में अनियमितताओं के कई बड़े आरोप लग चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि एनआईए की एक टीम एनसीबी के जोनल ऑफिस में आई थी और वह करीब 2 घंटे तक यहां रही। मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व ड्रग केस में छापेमारी की गई थी, जिसमें आर्यन खान सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन बाद में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में एक गवाह प्रभाकर सेल ने वानखेड़े पर 25 करोड़ की डील के आरोप लगाए। हालांकि इसके बाद प्रभाकर सेल खुद अंडरग्राउंड हो गए। सूत्रों का कहना है कि मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने का नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी हो सकता है। माना जा रहा है कि एनसीबी को मामले की जांच एनआईए को सौंपे जाने पर आपत्ति हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी को लगता है कि एनआईए का हस्तक्षेप उसके अधिकार को कमजोर करेगा और भविष्य की अन्य जांच में उसकी साख कमजोर होगी। एक अधिकारी ने कहा कि अब तक की जांच में उन्हें कोई आतंकी एंगल नहीं मिला है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजनीति में किसके सितारे कब बुलंदियों पर पहुंच जाएं और कब कौन गर्त में चला जाए, कहना मुश्किल है। नवजोत सिंह सिद्धू के सितारे इतने बुलंद हुए कि पूरा गांधी परिवार उनकी धुन पर नाचने लगा। नवजोत सिंह सिद्धू का कहा, न सोनिया गांधी टालती हैं और न ही राहुल और प्रियंका। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने से लेकर कैप्टन की अपमानजनक विदाई तक और चन्नी के सीएम बनने से लेकर सिद्धू के इस्तीफे तक इतना खेल हो गया कि अब गांधी वाड्रा की नजर में सिद्धू किसी काम के नहीं रह गए। यही वजह है कि लगातार दूसरे दिन सीएम चन्नी को दिल्ली बुलाकर कांग्रेस का चुनावी रोड मैप पंजाब में तैयार करने का जिम्मा सौंप दिया गया। और वजह यह कि एक तो कांग्रेस ने सिद्धू को उनके हाल पर छोड़ दिया और दूसरा उसकी कोशिश कैप्टन अमरिंदर सिंह को मनाने की है। फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू बिना इस्तीफा वापसी का ऐलान किए हुए प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर नहीं जाते। इसलिए सोनिया गांधी ने नवजोत सिंह सिद्धू को अनदेखा करते हुए पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप तैयार करने की सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को सौंप दी है। इसमें चन्नी का उनकी कैबिनेट के मंत्री और प्रदेश के अन्य वरिष्ठ नेता भी सहयोग करेंगे। इस फैसले के साथ ही चन्नी ने कांग्रेस विधायकों से उनके हलकों की स्थिति जानने के लिए 1-to-1 बैठकें करने का फैसला लिया है। इस फैसले के पीछे की वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी नवजोत सिंह सिद्धू की कारगुजारी से आहत हैं। चन्नी को दिल्ली बुलाया गया था और उनसे सूबे के ताजा हालातों पर चर्चा की थी। इस मीटिंग के बाद उन्हें फिर से दिल्ली तलब किया गया। उनके साथ पार्टी के प्रभारी हरीश चौधरी भी दिल्ली गए हैं। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी को मिले फीडबैक में ये बताया गया कि नवजोत सिद्धू प्रदेश प्रधान का पद संभालने के बाद से अब तक प्रदेश संगठन के गठन की चर्चा तो करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसी स्थिति को देखते हुए हाईकमान ने चन्नी को पार्टी के लिए रोड मैप तैयार करने का काम सौंपा है। हाईकमान के आदेश पर चन्नी पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी के साथ दिल्ली पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने अंबिका सोनी से मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जिस तरह से अपने काम के दावे कर रहे हैं, उससे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में बड़ी हलचल है। उसे अमरिंदर सिंह के हटने के बाद पंजाब में कांग्रेस के नुकसान को लेकर चिंता बनी हुई है। कांग्रेसी भी मानते हैं कि भले ही अमरिंदर सिंह नई पार्टी बनाकर कोई खास कमाल न कर पाए, लेकिन कांग्रेस का रास्ता जरूर मुश्किल बनाएंगे। हाईकमान ने चुनावी रोड मैप तैयार करने के लिए चन्नी को जो दिशा निर्देश दिए हैं, उसके अनुसार वे माझा, मालवा और दोआबा के विधायकों से 1-to-1 बातचीत कर 117 हलकों के लिए रोड मैप तैयार करेंगे। खास बात यह है कि अब तक चुनाव में कांग्रेस हाईकमान भी चुनावी रोड मैप तैयार करने में प्रदेश इकाई और सरकार का सहयोग देता रहा है, लेकिन इस बार सारा जिम्मा मुख्यमंत्री चन्नी पर छोड़ दिया है। पार्टी सूत्रों के अनुसार हाईकमान अब तक नवजोत सिद्धू पर आंखें मूंदकर भरोसा करता रहा है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस के खिलाफ मुहिम, चन्नी सरकार के खिलाफ सिद्धू की मुहिम और प्रदेश कांग्रेस के लिए अब तक कोई भी ठोस काम न कर पाने के कारण हाईकमान मानने लगा है कि सिद्धू उतने मजबूत नेता साबित नहीं हो रहे हैं जिनके दम पर विधानसभा चुनाव में पार्टी को जीत हासिल हो सके। कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के हर दांव पर नजर टिकाए बैठी है।
उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होनी थी, लेकिन वह टल गई। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसी मौके को भुनाना चाह रही है। वह अमरिंदर सिंह को कांग्रेस में ही रोकने के प्रयास में जुट गई है, ताकि नई पार्टी बनाकर वे पंजाब में नुकसान न पहुंचा पाएं। वैसे अमरिंदर ने अभी कांग्रेस छोड़ी भी नहीं है। छोड़ने के सवाल पर उन्होंने साफ कहा था कि मैं 50 साल से कांग्रेस में हूं, 10 दिन और रह लूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की नौकरी कर रहे प्रशांत किशोर से कांग्रेस बेहद नाराज है। कहा तो कांग्रेस प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी में शामिल करने को बेचैन थी, लेकिन अब वही कांग्रेस प्रशांत किशोर को पानी पी पी कर कोसने लगी है। वजह ये कि प्रशांत किशोर ने एक सच्ची बात ये कह दी कि राहुल गांधी गलतफहमी में जी रहे हैं और वे पीएम मोदी को हराने का दम नहीं रखते, क्योंकि उन्हें पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा नहीं है। ये बात कांग्रेस को इतनी चुभ गई कि कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि कंसल्टेंट की अपनी कोई विचारधारा नहीं होती। ऐसे में किशोर को दूसरों को भाषण देने से पहले खुद तय कर लेना चाहिए कि वह क्या हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि कंसल्टेंट अपने आप को जितना महत्वपूर्ण मानते हैं, अगर मैं और आप भी उनको इतना महत्वपूर्ण मानने लग जाएंगे तो फिर देश ये कंसल्टेंट्स ही चलाएंगे। उन्होंने प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या हमने कभी कहा कि देश को भाजपा मुक्त होना चाहिए? कंसल्टेंट की कोई विचारधारा नहीं होती है। आप कंसल्टेंट हो, टेक्नीशियन हो, रणनीतिकार हो, कभी टेबल के इस तरफ कभी उस तरफ। पहले अपने दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए कि आप क्या हो, फिर भाषण दीजिए। प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक कार्यक्रम में टिप्पणी की थी कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति के केंद्र में बनी रहेगी और अगले कई दशकों तक कहीं जाने वाली नहीं है। किशोर ने कांग्रेस राहुल गांधी की इस सोच के लिए उन पर तंज भी कसा है। जनता बीजेपी को तत्काल उखाड़ फेंकेगी। प्रशांत किशोर इन दिनों गोवा असेंबली चुनाव तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रबंधन संभाल रहे हैं। वे कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को टीएमसी से जोड़ चुके हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आर्यन खान क्रूज ड्रग्स मामले में समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक और प्रभाकर सैल की तरफ से लगाए गए आरोपों की जांच एनसीबी ने शुरू कर दी है। एनसीबी की विजिलेंस टीम ने समीर वानखेड़े से 4 घंटे पूछताछ की थी। एनसीबी ने प्रभाकर सैल को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे आए नहीं। इसलिए एनसीबी ने प्रभाकर की पेशी के लिए मुंबई पुलिस से मदद मांगी है। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि हमने सभी उपलब्ध स्रोतों के माध्यम से गवाह प्रभाकर सैल से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया है। हमने मुंबई पुलिस आयुक्त से हमारी मदद करने का भी अनुरोध किया है, क्योंकि मीडिया में खबरें थीं कि सैल पुलिस से संपर्क में था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगे वसूली के आरोपों की जांच कर रहे स्पेशल इंक्वायरी टीम के मुखिया और एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर सैल को एनसीबी के सामने पेश कराने में मदद की मांग की है। एनसीबी ने प्रभाकर सैल को सबूतों के साथ आकर बयान दर्ज करने को कहा था। इससे पहले मुंबई पुलिस ने प्रभाकर सैल से पूछताछ की है। प्रभाकर ने आरोप लगाया कि इस मामले के एक और गवाह केपी गोसावी ने आर्यन खान की रिहाई के बदले 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। बाद में 18 करोड़ रुपए तय हो गए थे, जिसमें से 8 करोड़ एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को देने थे। इसी बात को लेकर नवाब मलिक ने भी वानखेड़े पर ताबड़तोड़ आरोप लगाए थे, लेकिन अब प्रभाकर सैल एनसीबी की जांच में शामिल होने से बचने की कोशिश कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी कांग्रेस की ड्राइविंग सीट पर बैठी हैं, लेकिन पार्टी को राहुल और प्रियंका वाड्रा पीछे से चला रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली से किए गए हर छोटे बड़े फैसले कांग्रेस को भारी पड़ने लगे। मामला कैप्टन को हटाने, सिद्धू को कमान सौंपने और उसे किनारे लगाने से लेकर दिल्ली में किए गए फैसले तक से कांग्रेस की फजीहत होने लगी। कांग्रेस ने दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए कमेटी बनाई और बिना सोचे समझे उसमें जगदीश टाइटलर का नाम शामिल कर लिया। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली से पंजाब तक सियासी बवाल खड़ा हो गया। क्या कांग्रेस के नेता और क्या बीजेपी अकाली, सब कांग्रेस के पीछे पड़ गए। हंगामा इतना बड़ा हो गया कि कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। विरोधी दलों ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा तो खोला ही, कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़ ने भी पार्टी पर सवाल उठा दिया। असल में सिख विरोधी दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्थायी सदस्य मनोनीत किए जाने को एसएडी और बीजेपी ने सिखों के जख्म पर नमक छिड़कने जैसा बताया। खुद पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने भी जगदीश टाइटलर के मनोनयन पर सवाल खड़े कर दिए।
पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी इसे लेकर सवाल खड़े करने वाले नेताओं में शामिल हैं। सुनील जाखड़ ने कहा कि जगदीश टाइटलर के मनोनयन से पहले पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी से मशविरा जरूर लिया जाना चाहिए था। जगदीश टाइटलर की नियुक्ति एक संवेदनशील विषय है जो पंजाब की राजनीति को प्रभावित कर सकता है। टाइटलर की नियुक्ति ऐसे समय में की गई है जब पंजाब के मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और अंबिका सोनी के साथ ही राहुल गांधी के साथ लंबी बैठक हो चुकी है। सुनील जाखड़ के बयान का समर्थन करते हुए अकाली दल ने उनकी तारीफ की, लेकिन ये भी कहा कि 1984 के दंगों में सुनील जाखड़ के परिवार की भूमिका भी संदेहास्पद रही है। अकाली दल के वरिष्ठ नेता डॉक्टर दलजीत चीमा ने कहा कि कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को बड़ी भूमिका देते हुए सिखों के जख्मों पर क्यों नमक छिड़का जा रहा है। अकाली दल ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अंबिका सोनी से भी अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग ने कहा कि सिखों पर जुल्म ढाने वालों को कांग्रेस ने हमेशा सम्मानित किया है। इससे कांग्रेस के दोहरे चरित्र का पता चलता है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू को इस पर जवाब देना ही चाहिए। जगदीश टाइटलर पर सिख विरोधी दंगे भड़काने का आरोप है। उनके अलावा सज्जन कुमार पर भी ये आरोप लगे थे। सज्जन कुमार को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि टाइटलर के मामले में सीबीआई ने 2007, 2009 और 2014 में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रशांत किशोर के बाद अब ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा है। गोवा दौरे के आखिरी दिन ममता बनर्जी ने भी कहा कि पीएम मोदी की ताकत और ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि कांग्रेस राजनीति को सीरियसली नहीं ले रही है। अब तक राहुल गांधी पर नॉन सीरियस राजनेता का आरोप लगता ही रहा है, लेकिन अब ममता बनर्जी ने उससे एक कदम आगे बढ़कर पूरी पार्टी को ही नॉन सीरियस कह डाला। कुछ इसी तरह की बातें हाल ही में प्रशांत किशोर ने भी कही थीं कि मोदी को हरा पाना राहुल गांधी के वश में नहीं है और वे इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि जनता पीएम मोदी को हरा देगी और राहुल गांधी अपने आप पीएम बन जाएंगे। असल में ममता बनर्जी की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। ममता बनर्जी की कोशिश कांग्रेस की जगह टीएमसी और पीएम कैंडिडेट की जगह खुद को स्थापित करने की है। इसलिए ममता बनर्जी ने कांग्रेस को तहस नहस करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। प्रशांत किशोर इस काम में पूरी तरह से उनके साथ हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रही। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर गोवा में गठबंधन पर फैसला न लेने का भी आरोप लगाया। पणजी में ममता ने कहा कि कांग्रेस फैसला नहीं ले रही है, इसका अंजाम देश भुगत रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं सब कुछ अभी नहीं कह सकती क्योंकि उन्होंने राजनीति को गंभीरता से नहीं लिया। कांग्रेस की वजह से मोदी जी और पावरफुल होने जा रहे हैं। अगर कोई फैसला नहीं लेता है तो उसके लिए देश क्यों खामियाजा उठाए। ममता ने कहा कि कांग्रेस को पहले मौका मिला था लेकिन वे मेरे राज्य में भाजपा के बजाय मेरे खिलाफ लड़ रहे थे। टीएमसी ने गोवा की सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इससे पहले ममता ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा ने अच्छे दिन का वादा किया था लेकिन अब ये लोग देश को खत्म करने में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी से व्यापार प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन भाजपा इन मुद्दों को हल करने में गंभीर नहीं है। इससे पहले गोवा फॉरवर्ड पार्टी के नेता विजय सरदेसाई ने ममता बनर्जी से मुलाकात की। ममता बनर्जी से मुलाकात से पहले विजय सरदेसाई ने ट्वीट कर बताया कि पिछले 2 साल से भाजपा के खिलाफ मजबूत टीम गोवा बनाने के लिए काम कर रहा हूं। इस भ्रष्ट और सांप्रदायिक शासन को समाप्त करने के लिए विपक्षी एकता अहम है। चलो 2022 के बारे में गंभीर हो जाएं। गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ममता बनर्जी भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में जुटी हैं। इससे पहले गोवा में ममता बनर्जी की मौजूदगी में नफीसा अली और लिएंडर पेस ने टीएमसी की सदस्यता ली थी। ममता ने कहा कि दिल्ली की दादागिरी गोवा में नहीं चलेगी, गोवा अपने पैरों पर खड़ा होगा, हम उसकी मदद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। समीर वानखेड़े पर अनाप शनाप आरोप लगाना अब नवाब मलिक के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। वजह ये कि समीर वानखेड़े ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी से महाराष्ट्र सरकार पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। अब एनसीएससी महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब कर रही है। पत्र में सरकार से 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है, जिसमें विफल रहने पर समन जारी किया जाएगा।
एनसीएससी के राष्ट्रीय निदेशक ए.के. साहू द्वारा गृह मंत्रालय के सचिव, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव, डीजीपी और मुंबई पुलिस आयुक्त को संबोधित पत्र में वानखेड़े के प्रतिनिधित्व पर प्रतिक्रिया मांगी गई है। नोटिस में कहा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को समीर ज्ञानदेव वानखेड़े से शिकायत सूचना प्राप्त हुई, जिसमें आयोग ने शक्तियों के अनुसरण मामले की जांच करने का निर्णय लिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है। इसमें कहा गया है कि आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की प्राप्ति से 7 दिनों के भीतर या तो फैक्स, डाक, ईमेल द्वारा व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नोटिस में कहा गया कि कृपया ध्यान दें कि यदि आयोग को निर्धारित समय के भीतर आपसे जवाब नहीं मिलता है तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत दीवानी अदालतों की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और आपके लिए समन जारी कर सकता है। वानखेड़े ने आयोग को पत्र लिखकर नवाब मलिक द्वारा किए गए खुलासे के बाद उत्पीड़न का आरोप लगाया था। मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े एक मुस्लिम थे और उन्होंने अनुसूचित जाति से होने का दावा करते हुए IRS की नौकरी हासिल की। मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद था, न कि ज्ञानदेव। वानखेड़े ने सभी आरोपों से इनकार किया है। एनसीबी की सतर्कता टीम ने अब तक 8 लोगों के बयान दर्ज किए। टीम वानखेड़े के खिलाफ क्रूज जहाज पर छापेमारी के संबंध में आरोपों के बाद जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रियंका वाड्रा इन दिनों पूरे उत्तर प्रदेश में प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही हैं और कोशिश ये होती है कि प्रियंका वाड्रा वहां पहुंचें और कोई मुफ्त में चीजें देने का ऐलान करें। इससे कम से कम सुर्खियां तो बन जाती हैं। लेकिन जब अमेठी से यात्रा निकलने वाली थी तब प्रियंका वाड्रा वहां से कन्नी काटकर निकल गईं। मतलब कि वे अमेठी गई ही नहीं। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी के अमेठी से हारने का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है, इसलिए प्रियंका वाड्रा अमेठी गई ही नहीं। अब से पहले तक गांधी वाड्रा परिवार के नेताओं के लिए यूपी का मतलब सिर्फ अमेठी और रायबरेली ही होता था। इन दोनों जगहों पर जाने का मतलब पूरे यूपी की यात्रा करना माना जाता था। लेकिन राहुल गांधी की हार से सब बदल गया। अब प्रियंका हर कहीं जा रही हैं, लेकिन अमेठी नहीं। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा कालीकंद धाम से शुरू हुई। प्रतिज्ञा यात्रा अमेठी लोकसभा में 2 दिनों तक चलेगी। वाराणसी से पूर्व सांसद प्रत्याशी अजय राय प्रतिज्ञा यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ में MLC दीपक सिंह, नदीम जावेद, जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल, प्रवक्ता डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी आदि शामिल हैं। कालीकंद धाम से अमृत कुंड वासिनी की आरती और आशीर्वाद लेने के बाद यात्रा का श्री गणेश हुआ। पूर्व विधायक नदीम जावेद ने कहा कि सबका हाथ कांग्रेस के साथ को लेकर इस यात्रा की संग्रामपुर की पुण्य भूमि से शुरुआत की जा रही है, जिसमें निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनाएगी। प्रत्याशी अजय राय ने बताया कि यह प्रतिज्ञा यात्रा कई जिलों में अपनी छवि बनाती हुई अमेठी आई है। यात्रा के माध्यम से राहुल प्रियंका के वादे को पूरा करने के लिए निकली हैं। कांग्रेस पार्टी इस बार अच्छा प्रदर्शन करके प्रदेश में प्रियंका गांधी के निर्देश पर सरकार बनाकर देश और प्रदेश के निरंकुश शासन से छुटकारा दिलाएगी। इस यात्रा को प्रियंका गांधी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान किसान, महिला, युवा और बेरोजगारों को अपने एजेंडे के केंद्र बिंदु में रखकर प्रियंका गांधी ने वादों की झड़ी लगा दी। बाराबंकी से शुरू हुई कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान प्रियंका गांधी ने 7 प्रतिज्ञाओं का भी ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह और अमित शाह की मुलाकात क्या टली? कांग्रेस ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि उसकी कैप्टन के साथ अंदर खाने बात चल रही है और कैप्टन कांग्रेस में बने रहने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर साफ लफ्जों में कह दिया कि मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। दरअसल वे कांग्रेस में नहीं रहेंगे और अपनी पार्टी बनाएंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के साथ चल रही वार्ता की खबरें गलत हैं, मेलजोल का समय समाप्त हो गया है। मैं सोनिया गांधी का उनके समर्थन के लिए आभारी हूं, लेकिन अब मैं कांग्रेस में नहीं रहूंगा। अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैं जल्द ही अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करूंगा। उन्होंने कहा कि वह किसानों का मुद्दा सुलझने के बाद पंजाब चुनाव के लिए बीजेपी और अकाली दल से अलग हुए नेताओं की बनी पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे के लिए बातचीत करेंगे। इस दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह भी कहा कि पंजाब और वहां के किसानों के हित में सामूहिक ताकत बनाना चाहते हैं। 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा, हाँ मैं एक पार्टी बना रहा हूँ। अब सवाल ये है कि पार्टी का नाम क्या है, ये मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि ये मैं खुद नहीं जानता। जब चुनाव आयोग पार्टी के नाम और चिन्ह को मंजूर करता है मैं आपको बता दूंगा। हम सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 साल पुराना कांग्रेस का घोषणा पत्र भी दिखाया।
कैप्टन ने बताया कि उनके कार्यकाल में कितना काम हुआ है। उन्होंने कहा कि पंजाब में काफी काम किया है। उन्होंने दावा किया कि मैनिफेस्टो का 92% काम पूरा हो चुका है, वहीं कुछ काम ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो सकते थे।